जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। वो है अपॉइंटमेंट्स 2022 और 23 के। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स 2022 और 23 में हुए हैं, मोस्टली इसमें जो 23 के इंक्लूड है वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला अपॉइंटमेंट। तो देखिए, पहला अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ है चेयरपर्सन ऑफ CCI। चेयरपर्सन ऑफ CCI का देखिए मतलब क्या है। CCI का मतलब हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसकी जो चेयरपर्सन बनी बनी है अभी, वो कौन है? मिसेस रवनीत कौर। मिसेस रवनीत कौर। तो इसको याद रखिएगा, जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नई चेयरपर्सन बनी है वो मिसेस रवनीत कौर है। ये एक लेडी है, देखिए फोटो भी लगा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए CCI का काम क्या होता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन की बात कर रहा है, प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है। तो ये किस फील्ड में प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है? ये एग्ज़ाम की बात कर रहा है या कहीं और? तो इसको ध्यान रखिएगा कि इंट्रेंस एग्ज़ाम या इसकी कोई बात नहीं करता। ये इसका काम है कि कंपटीशन इन्वायरमेंट तैयार करना। इंडियन इकोनॉमी मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जितने भी व्यवसाय हैं या उद्यमी हैं, उनके बीच में एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड स्थापित करना और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कि उपभोक्ता है, उनके जो राइट्स है या उनके जो इंटरेस्ट है उनको उनकी रक्षा करना, ये इसका काम होता है। तो उसको याद रखिएगा, जो CCI रिलेटेड है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। मतलब जो व्यापार हो गया, जो व्यापार है या वाणिज्य है, उसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना किसका काम है? CCI काम है। तो ये याद रखेंगे। और इसकी जो चेयरपर्सन है उनका नाम है मिसेस रवनीत कौर। आगे देखते हैं। देखिए, अगला अपॉइंटमेंट है कमिश्नर ऑफ CVC। कमिश्नर ऑफ CVC। अब देखिए CVC का मतलब क्या है। CVC का मतलब देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या मतलब हुआ? केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो कमिश्नर इनके कौन अपॉइंट किए गए हैं? CVC के जो कमिश्नर है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसको याद रखेंगे इनका नाम। अब इसका काम देख लीजिए। देखिए CVC का काम क्या होता है, जैसे आपका मतलब ही समझ में आ रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए इसका जो काम है बेसिकली, देखिए एक ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मतलब एक राष्ट्रीय जांच की एजेंसी है, जो क्या एग्जामिन करती है, जो किस चीज़ की जांच करती है? ओनली फॉर एग्जामिन सिविल वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ क्रिमिनल वर्क्स की बात नहीं हो रहा, ठीक है। अगर क्राइम्स की बात होगा तो देखिए उसके लिए CBI है, वो उसकी इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन जो सिविल वर्क्स हो गए, सिविल वर्क्स क्या हो गए गवर्नमेंट के? जैसे अगर कुछ कोई प्लान्स है या कोई नीतियाँ हैं, जैसे अगर कोई ब्रिज बन रहा है या कोई रेलवे लाइन्स हो गई, या इसमें अगर कोई करप्शन होता है या कोई पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, उसमें अगर कोई भी कैसे भी अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तब उसको जो इन्वेस्टिगेट करती है वो कौन करती है? CVC करती है। और उसके जो अभी कमिश्नर बने हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। लेकिन नीचे लिखा भी हुआ है करप्शन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये अगला पॉइंट इसमें क्या है, एक तो देखिए आपको ये पता चल गया जो सिविल वर्क्स है गवर्नमेंट के, उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम है। लेकिन इसका एक और काम है। एक और काम क्या है? करप्शन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उनके विरुद्ध भी ये जो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, ये उसकी भी जांच कर सकती है। लेकिन कब? ये तब कर सकती है, कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट परमिट्स ऑर्डर। जब ऐसा करने के लिए उसको सरकार द्वारा ऑर्डर दिए जाए, जब सरकार द्वारा उसको आदेश दिए जाए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, जो कि अधिकारी हो सकता है या कोई कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है, उस पर करप्शन के जो आरोप लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब गवर्नमेंट बोलेगी, तब CVC वहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब ये डायरेक्ट पावर नहीं है इसके पास कि वो किसी एक पर्सन के विरुद्ध करप्शन का चार्जेस कर ले। कब तक? जब तक गवर्नमेंट उसे ऐसा करने के लिए ना बोले। तो इसको याद रखिएगा कि जो अभी CVC के नए कमिश्नर बने हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो हुआ है CGA का। CGA का मतलब क्या? देखिए याद रखिएगा, CGA है, CAG नहीं है, क्या नहीं है, CGA है। तो CGA का फुल फॉर्म देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। देखिए इसका हिंदी में जो मतलब है वो मतलब है लेखा महानियंत्रक। लेखा महानियंत्रक। तो इनका जो CGA बने हैं, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो बने हैं, वो उनका नाम है SS दुबे। कौन है? SS दुबे।
अब देखिए इनका काम क्या होता है, देखिए इनका काम, अब आपको इससे तो समझ में आ गया होगा, अकाउंट्स की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। तो अब इसका देखते हैं इनका इनका काम क्या है। तो टू प्रिपेयर मंथली एंड एनुअल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यूज, बोरोइंग एंड वेरियस फिस्कल इंडिकेटर्स फॉर यूनियन गवर्नमेंट। तो इनका काम क्या है, जितने भी भारत सरकार के व्यय है और जितने व्यय हो गए या जितनी भी राजस्व वसूली सरकार ने करी या जितने भी उधार है सरकार पे, और भी बहुत सारे जो राजस्व इंडिकेटर्स है, जो राजस्व संबंधित सूचक है, उनको उनकी क्या रिपोर्ट तैयार करना, कैसी, मासिक और वार्षिक जो है रिपोर्ट तैयार करके एक विश्लेषण करना, ये इनका काम होता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो सीजीए है उनका काम क्या होगा, भारत सरकार के जो भी व्यय होते हैं या जितने भी उस पर उधार होता है या जितने भी राजस्व कलेक्शन हुआ होता है, जितना सरकार की आय होती है, उसका मंथली, मासिक तौर पे और वार्षिक तौर पे क्या एनालिसिस करना, एक विश्लेषण तैयार करना, ये उनका काम होता है। देखिए आगे मैंने नोट पे लिख दिया हुआ है कैग, CAG। देखिए ये अलग है, कैग क्या हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। इसको याद रखेंगे, जो कैग है वो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए इसका काम क्या होता है, इसका काम भी देखिए क्या होता है, ऑडिट करना होता है। अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अगर कोई पॉलिसी है या कोई भी फाइल है, तो ये कुछ भी किसी भी चीज़ में जाकर के उसको ऑडिट करने का इसको अधिकार होता है ना। अब ये जो एक टर्म है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो ये कौन से आर्टिकल में रखा जाता है, कैग आर्टिकल 148 टू 159, सॉरी 151, 148 से लेकर के 151 तक के जो आर्टिकल है वो कैग के लिए दिए गए। अब एक करंट में जो कैग है, इनका नाम पूछ सकता है, तो जो करंट के कैग है वो कौन है, GC मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको याद रखिएगा। तो जो करंट कैग हुआ है वो GC मुर्मू जी हो गए, और जो CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक, वो SS दुबे हैं, इनको याद रखेंगे। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट है जो वो है DG ऑफ CBI, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। CBI देखिए फुल फॉर्म क्या होता है CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसके जो CBI के नए DG के तौर पे जिनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है, प्रवीण सूद। अब CBI का काम देख लेते हैं। देखिए CBI का काम क्या होता है, देखिए CBI इन्वेस्टिगेट सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स क्राइम्स, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मेजर फ्रॉड्स एंड हाई प्रोफाइल केसेस। देखिए CBI का काम होता है जो बहुत ही सीरियस या जटिल, जो बहुत ही जटिल केसेस होते हैं, जो क्राइम्स किए जाते हैं, उनको, जो मैंने बताया ना अभी इससे पहले मैंने जो सिविल वर्क्स के लिए मैंने बताया था आपको, जो CVC देखती है, और जो ये हो गए जो अपराध हो गए, किसी तरह के क्राइम्स हो गए, उसके लिए CBI करप्शन के चार्जेस की डायरेक्ट कर सकती है, जो आपके भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी पे लगे, या पैसे के लेन देन से जितने भी क्राइम्स होते हैं, जो भी पैसे के लेन देन के जो क्राइम्स होते हैं, या कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है, बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है, या हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो बहुत ही जाने माने प्रोफाइल के जो केसेस होते हैं, वो सभी चीज़ें कौन हैंडल करता है, वो कौन देखता है, CBI देखता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इनके जो अभी DG अपॉइंट किए गए हाल ही में, वो प्रवीण सूद है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला है आपका DG ऑफ BSF, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। BSF क्या होती है, देखिए BSF होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। अब इसको तो आप नाम से ही समझ में आ रहा है, सीमा सुरक्षा बल मतलब जो सीमाओं की रक्षा करती है, जो इंडिया की टेरिटरी है और जो दूसरे देश से जो टेरिटरी इंडिया की लगती है, वहाँ पे ये सुरक्षा करती है। तो इसको याद रखेंगे BSF। तो BSF की जो नए DG हाल ही में अपॉइंट किए गए, उनका नाम क्या है, नितिन अग्रवाल। क्या नाम है, नितिन अग्रवाल। ये केरला कैडर के IPS ऑफिसर रहे हैं 1989 बैच के। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया कि जो नितिन अग्रवाल है वो BSF के अभी DG अपॉइंट किए गए हैं, और ये IPS केरला कैडर के IPS रह चुके हैं। अब इसका देखिए आपको मैंने जैसे काम बता ही दिया कि ये जो इंडियन टेरिटरी है उसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और देखिए क्या काम होते हैं, प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम, मतलब जो बॉर्डर के पास जितने भी क्राइम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्मगलिंग हो गया, या अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी क्राइम्स हो गए सीमा के पार या सीमा से इधर करने वाले जो लोग होते हैं, स्मगलिंग वगैरह करते हैं, या ऐसे बहुत सारे अनऑथोराइज पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं कि सीमा पार कर जाते हैं बिना किसी अनुमति के, इंडिया से पाकिस्तान, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इंडिया चाइना की बात करें, या इंडिया बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो व्यक्ति उधर से इधर आ जाता है, देखिए लिखा हुआ है एंट्री इनटू और
एग्जिट फ्रॉम, मतलब जो दूसरे देश से हमारे देश में एंट्री करता है या हमारे देश से दूसरे देश में एंट्री करता है, इन सब की जांच, इन सब क्राइम की जांच करने के लिए, जो रोकथाम करने के लिए जो संस्था है वो कौन सी है? बीएसएफ हमारी, और सीमा सुरक्षा तो करती है, तो इसको याद रखेंगे। तो इनके जो नए डीजी बने हैं वो नितिन अग्रवाल जी हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट है रॉ के चीफ का, चीफ ऑफ रॉ। रॉ क्या होती है? देखिए तो रॉ का क्या मतलब है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में देखेंगे तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, है ना। तो इसके जो नए चीफ अपॉइंट किए गए वो कौन है? रवि सिन्हा जी। कौन है? रवि सिन्हा जी। और देखिए रॉ का काम क्या होता है? देखिए रॉ का काम, देखिए लिखा हुआ है गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब हुआ? जो विदेशी खुफिया जानकारी है, विदेशी खुफिया जानकारी। देखिए रॉ का काम बेसिकली जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है, मतलब जैसे इंडिया की बात, इंडिया में ही रॉ है, तो जो बाहरी देशों से हमें अगर कोई खतरा होता है तो ये सब काम है बचाना रॉ का। रॉ का काम है कि जो बाहरी जो हमारे थ्रेट मिलते हैं इंडिया को, उससे देश की रक्षा करना। तो गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस मतलब विदेशी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना। काउंटर टेररिज्म, इसका क्या मतलब है? जो आतंकवादी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं जो देश, आतंकवादी विरोधी जो है, जो मतलब चला रहा है कुल मिला के, कि जो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके खिलाफ उनको देखना कि वो कौन सी कंट्रीज़ है जो ये सब फैला रहे हैं, और कहीं उसका इम्पैक्ट इंडिया पर ना हो, तो वो काम भी किसका है? वो काम भी रॉ करती है। और उसका और अगला काम है काउंटर प्रोलिफरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जो एक तरह से प्रसार को, जैसे न्यूक्लियर प्रसार की बात कर रहा है, जो हमारे नाभिकी या परमाणु जो शस्त्र होते हैं, परमाणु बम हो गया या नाभिकी जो बम हो गए, उनके उनके वेपन्स हो गए, उनके लिए कि उनको बढ़ावा ना दिया जा सके और उनका जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने का काम भी है किसका? रॉ का काम है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए एक लाइन में देखिए अगला लिखा हुआ है, टू प्रोटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द एनिमी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। किससे रक्षा करना? इंडिया की, अपने देश की बात है तो इंडिया की रक्षा करना किससे? जो भी हमारे आस पड़ोस के देश है या जो भी दुश्मन देश है, कुल मिला के बात यह है कि जो भी इंडिया के एनिमी कंट्री, जो भी हमारे शत्रु राष्ट्र है, उनसे हमारे देश की रक्षा करना काम किसका है? रॉ का काम है। इसको याद रखेंगे कि जो इसके नए चीफ अभी बने हैं वो कौन है? रवि सिन्हा जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे। तो देखिए अगला अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ है चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ। चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ, एनटीआरओ का देखिए क्या मतलब होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? अरुण सिन्हा जी को। किसको बनाया गया है? अरुण सिन्हा जी को। इसको याद रखेंगे। अब एनटीआरओ का देखिए काम देखते हैं, एनटीआरओ काम क्या है। तो देखिए ये भी क्या है, एक तरह से सुरक्षा एजेंसी की तरह ही काम करती है, लेकिन ये तकनीकी सुरक्षा में, तकनीकी सुरक्षा के स्तर पे काम करती है। देखिए इसका तकनीकी का क्या मतलब हुआ? देखिए लिखा हुआ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी वर्क्स अंडर एनएसए। पहली बात तो ये क्या है कि ये एनएसए के अंदर, एनएसए के अंडर में काम करती है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अभी अजीत डोभाल जी है, उसके अंडर में काम करने वाली एजेंसी है। तो इसका जो बेसिकली काम होता है वो क्या है? तकनीकी खुफिया जानकारी। मतलब जो तकनीकी तरीके से अगर हमारे कंट्री को थ्रेट है, किसी तरह की अगर थ्रेट मिल रहा है ऐसा, तो उसकी जानकारी इकट्ठा करना। अब तकनीकी क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है, जैसे चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, अगर वो ऐसा कोई वेपन बना रहा है जो कि भाई अगर वेपन की बात कर रहा है वो टेक्निकल फील्ड की बात हो रही है, अगर कोई मिसाइल बना रहा है या कोई अगर पनडुब्बी बना रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है? एक तरह से टेक्निकल फील्ड की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जुटाना जिस एजेंसी का काम है वो है एनटीआरओ। देखिए आगे लिखा भी हुआ है गैदर टेक्निकल इंटेलिजेंस, मतलब तकनीकी जो खुफिया जानकारी है उनको इकट्ठा करना। आगे क्या है? इंटरसेप्टिंग एंड एनालाइजिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स एंड साइबर इंटेलिजेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो साइबर खुफिया जानकारी है। अब साइबर से देखिए रिलेटेड क्या मतलब, जो आजकल साइबर क्राइम्स हो रहा है, जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं, या किसी चीज़ को हैक करना हुआ, जैसे आजकल सुना होगा आपने कि किसी का डाटा लीक हो गया या किसी का सिस्टम ही हैक कर लिया गया, है ना। जैसे किसी बड़े देश पे क्या हुआ, अटैक हुआ, उसकी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उसका डाटा हैक कर लिया गया। तो ये सब क्या होता है? साइबर क्राइम्स होते हैं। तो इनको देख रेख करने की जिम्मेदारी भी एनटीआरओ की होती है। तो जितने भी साइबर खुफिया जानकारी है वो इकट्ठा करना और
जो सूचना संकेत है, मतलब अगर मान लीजिए कोई सूचना संकेत अगर किसी बाईपास हो रहा है, किसी आपस में कम्युनिकेशन अगर कोई दूसरी कंट्री आपस में कर रही है जो कि इंडिया के लिए थ्रेट हो, तो उसका भी इंटरसेप्ट करना या उनको रोकना और उनका विश्लेषण करना कि वो क्या जानकारी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं किस में आती है, वो टेक्निकल फील्ड में आती हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो भी टेक्निकल जानकारी होगी या का मतलब तकनीकी खुफिया जानकारी होगी या जो भी साइबर से रिलेटेड खुफिया जानकारी होगी, है ना, उन सबको एकत्रित करने का काम एनटीआरओ को होगा। जैसे मैंने आपको बताया वेपन्स वगैरह हो गए या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हो गई या जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी नए गैजेट्स से इक्विपमेंट्स बन रहे हैं जो कि इंडिया के लिए थ्रेट हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए या कुछ अन्य कारणों से, तो उन सब के लिए एनटीआरओ काम करता है। वो इसके जो अभी चेयरमैन बने हैं वो कौन है, अरुण सिन्हा जी, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं एनएचएआई नाई जिसको बोलते हैं, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। तो नाई की देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए पहले क्या होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है, संतोष कुमार यादव। कौन है, संतोष कुमार यादव। अब इसका काम देख लीजिए कि एनएचएआई का क्या काम करती है। तो देखिए इसका काम है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए या जो एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं उनका क्या विकास करना और उनको मरम्मत करना, उनका मेंटेनेंस करना, ये एनएचएआई का काम होता है। तो इसको याद रखेंगे कि जो नाई के अभी चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, संतोष कुमार यादव जी बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगले चेयरमैन जो बनाए गए हैं, अगला जो अपॉइंटमेंट है वो चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अब देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है, उनका नाम है साजी केवी। क्या नाम है, साजी केवी। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। और देखिए इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कभी भी, क्योंकि देखिए मोस्टली जो संस्थाएं हैं जो उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली से बाहर हो जाता है। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो मुंबई में है। तो इसको याद रखेंगे कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है। अब देखिए इसका काम क्या है नाबार्ड का। तो नाबार्ड का देखिए काम क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और कृषि के क्षेत्र में विकास करना या ग्रामीण विकास करना। कुल मिला के नाबार्ड का देखिए मतलब ही यही है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाम से ही पता चल रहा है कि जो कृषि है उसका विकास करना और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करना, और सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भाई गांव में आपने देखा होगा रीजनल आरआरबी खुले होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, तो उनकी जो देखरेख करती है, उनका जो सुपरविजन या पर्यवेक्षण जो करते हैं वो नाबार्ड का काम होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए या जो सहकारी बैंक होते हैं जो गाँव में खुले होते हैं, उनका सुपरविजन करना या उनकी देखरेख करना किसका काम है, नाबार्ड का काम है। इसको याद रखिएगा कि इसके जो चेयरमैन है वो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, साजी केवी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। अगला देखते हैं। देखिए अगला नाम आता है चेयरमैन ऑफ बार्क, मतलब भी बार्क के नए चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं। तो देखिए बार्क के नए बार्क का पहले मतलब देख लीजिए, बार्क का क्या मतलब है। तो बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इसके जो नए चेयरमैन अभी बनाए गए हैं वो कौन है, अजीत कुमार मोहंती। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है बार्क, इसको याद रखिएगा। जो इसके चेयरमैन बने हैं वो अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया। देखिए इसका फिर से हेडक्वार्टर, इसका भी हेडक्वार्टर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ट्रॉम्बे। मुंबई में एक जगह है ट्रॉम्बे, वहाँ पे बार का हेडक्वार्टर है ना। तो इसको याद रखेंगे। अब इसका देखिए काम देख लीजिए, लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा हो गई या परमाणु संबंधित जितने भी अगर खोज कर रहे हैं उसका केंद्र है ये। बार का क्या काम हो गया, जितने भी नाभिकीय संबंधित या परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी खोज की जाएंगी वो कहाँ की जाएंगी, बार्क में की जाएंगी। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको याद रखेंगे। और फाउंडेड बाय, देखिए अब इसकी खोज किसके द्वारा की थी, कुल मिला के जो इन्होंने जो बार्क की नींव रखी थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, वो रखी गई थी होमी जहांगीर भाभा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बार्क के फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखेंगे। तो फाउंडेड बाई होमी जहांगीर भाभा, और इसके जो अभी चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, अजीत कुमार मोहंती। इसको याद रखिएगा और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
देखिए अगला अपॉइंटमेंट है चेयरमैन ऑफ एई आर्मी। एई आर्मी, एई आर्मी का देखिए फुल फॉर्म देख लेते हैं। एई आर्मी क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। अब इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हाल ही में, उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। क्या नाम है? DK शुक्ला या दिनेश कुमार शुक्ला, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे कि दिनेश कुमार शुक्ला जी एई आर्मी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। देखिए इसका भी हेडक्वार्टर, देखिए एई आर्मी ये भी देखिए कहीं ना कहीं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। अभी मैंने बार पीछे बताया, वो भी एटॉमिक एनर्जी से कहीं ना कहीं नाभिकीय ऊर्जा से ही संबंधित चीज़ें हैं। तो देखिए उन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? बार का आपको बताया ट्रॉम्बे मुंबई में है, और एई आर्मी का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसका काम देख लीजिए, इसका काम क्या है? टू इंश्योर ionizing radiation and nuclear energy in India does not cause undue risk to health and the environment। देखिए बार का काम बताया था कि जितने भी नाभिकीय ऊर्जा है या नाभिकीय से रिलेटेड जितने भी काम है उसको प्रोत्साहन देना और उसकी खोज करना। लेकिन अब नाभिकीय ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए या ह्यूमन जो हेल्थ है उसके लिए क्या है? नुकसानदायक है। तो उसकी देखरेख के लिए भी तो कोई संस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है? AERV बनी हुई है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब आयनीकृत विकिरण, जो आयनीकृत विकिरण हो गई, और जो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जो कि परमाणु ऊर्जा हो गई या नाभिकीय ऊर्जा हो गई जो कि भारत में है, उसको देखना कि उस वजह से हमारा हेल्थ जो कि ह्यूमन हेल्थ है या कि हमारा पर्यावरण जो है वो किसी तरीके से संकट में तो नहीं है। ये चीज़ें इंश्योर करना इसका काम है। तो इसको याद रखेंगे कि भारत का काम हो गया न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में उसको प्रसार करना या उसकी खोज करना, और AERV का काम है कि वो जो नाभिकीय ऊर्जा गलत इम्पैक्ट कहीं हमारी हेल्थ में, हमारी लाइफ में और इन्वायरमेंट में तो नहीं पड़ रहा है। तो इसको याद रखेंगे। इसके जो नए चेयरमैन है वो दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट क्या है? अगला अपॉइंटमेंट है DG ऑफ DGCA। DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। तो DGCA का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो DGCA होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में नागर विमानन महानिदेशालय। ठीक है। अब इसके जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया? विक्रमदेव दत्त को। किसको बनाया गया? विक्रमदेव दत्त को बनाया गया है। अब इसका काम देख लेते हैं कि DGCA का काम क्या होता है। देखिए DGCA का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फ्रॉम और विद इन इंडिया। ऐसा क्या मतलब हुआ? जो वायु संबंधित है, जो वायु संचार सेवा है हमारी, जो वायु परिवहन सेवा है, उसको रेगुलेट करना, उसको नियमित करना। मतलब जो एयर ट्रैफिक जो होती है, जो हमारा जैसे वायुयान हो गए है ना, वो जो सेवाएं होती हैं उनसे उनकी जो भी नियम होंगे, नियम कानून बनाएंगे या वो जिसके कंट्रोल में होगा वो DGCA करता है। तो वही चीज़ उसमें लिखी हुई है कि जो वायु परिवहन सेवा है जो कि टू मतलब भारत से जाने के लिए, भारत से अगर कोई विमान बाहर जा रहा है या बाहर से कोई भारत में आ रहा है या केवल भारत के अंदर ही कुछ जो विमान सेवाएं हैं उनको नियमित करने का कार्य किसका है? DGCA का कार्य है। इसको याद रखेंगे। तो इनके जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो विक्रमदेव दत्त बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो अपॉइंटमेंट है वो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। किसका? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मतलब DCGI। मतलब क्या हुआ? DCGI। इसके जो अभी हाल ही में हेड बनाए गए हैं, जो कि कंट्रोलर बनाए गए हैं, वो कौन है? वो है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। किनको बनाया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया है। और अब देखिए इसका काम क्या है। इनका काम देख लेते हैं कि जो ये DCGI है उसका काम क्या है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ ड्रग्स वैक्सीन ETC इन इंडिया। तो ये जो भारत की दवाएं हैं, जो नई दवाएं बन रही हैं, जो नई वैक्सीन्स बन रही हैं, उसके लाइसेंस को अप्रूव करना कि ये दवा भारत में बिकेगी या नहीं, ये वैक्सीन भारत में बिकेगी या नहीं, इसका अप्रूवल जो दिया जाता है वो DCGI के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? DCGI के द्वारा दिया जाता है, जो कि इसको काम को देख रेख करता है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी हाल ही में क्या किया है कि जैसे वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपका कोरोना जब काल चल रहा था तो कोरोना काल में जो वैक्सीन आई थी
कोवैक्सीन आई थी या कोविशील्ड आई थी, तो इसको भारत में किसने वो किया था, किसने अप्रूवल दिया था? ये बिना उसके अप्रूवल के तो नहीं चलेगी। तो इसको जो अप्रूवल देने वाली संस्था थी वो कौन थी? इसको याद रखेंगे, ये थी DCGI। यही संस्था द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया था, इसको याद रखेंगे। अब देखिए एक और अभी करंट इवेंट में एक टॉपिक मैंने आपको कराया भी हुआ है कि उसमें आया था अभी कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। मतलब क्या कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है कोरोना का, जो अभी अपडेट वर्जन आया था ओमिक्रॉन, है ना, तो उसके लिए जो वैक्सीन अभी हाल ही में तैयार की गई है, उसके लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है उसका नाम देख लीजिए। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा जेम कोवैक। क्या नाम था? जेम कोवैक ओम। क्या नाम था? जेम कोवैक ओम। ये जो वैक्सीन बनी है किसकी बनी हुई है? ये वैक्सीन ये बनी हुई है ओमिक्रॉन के लिए। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो भारत में आया था, उसकी क्या है ये? उसकी ये वैक्सीन बनी है। तो अब इस वैक्सीन को जो ये जो वैक्सीन है इसको जो अप्रूवल दिया है, वो अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है DGCI के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे कि अगर भारत में कोई नई वैक्सीन या दवा का अगर अप्रूवल देना होगा तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपका DCGI के द्वारा। इसको याद रखेंगे। ये भी देखिए करंट इवेंट में भी मैंने बताया था। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए अगला जो अपॉइंटमेंट है वो किसका अपॉइंटमेंट है? वो है चेयरमैन ऑफ PFRDA। PFRDA का देखिए क्या मतलब होता है? PFRDA का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? पेंशन एवं नियामक एवं पेंशन फंड लिखा हुआ है, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, है ना। तो इसका देखिए इसके जो नए चेयरमैन बनाए हैं वो कौन है? दीपक मोहंती। देखिए अभी पीछे नाम आया था अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को किसका बनाया था? बार का चेयरमैन बनाया था। किसका? बार, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। अब एक और देखिए मोहंती है, वो किसके चेयरमैन बने हैं? PFRDA के चेयरमैन बने हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है? तो इसका काम देखिए क्या करना है? वही सुपरविजन एप्लीकेशंस ऑफ पेंशंस। मतलब भारत में जितनी भी जिन लोगों को पेंशंस दी जा रही है उनका क्या करना? उनका देख रेख करना या उसको अधिनियमित करना, कुल मिला के कि उनका सुपरविजन करना कि वो जो पेंशन दी जा रही है वो सही तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या उनके जो नियम कानून है वो सब देखने का काम किसका है? PFRDA का है। तो इसको याद रखेंगे। इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो दीपक मोहंती जी बने हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। PIB का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? PIB का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हिंदी में पत्र सूचना कार्यालय, है ना। तो इसके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? राजेश मल्होत्रा जी। कौन? राजेश मल्होत्रा जी को बनाया गया है PIB का। अब देखिए PIB क्या होता है? तो PIB देखिए जो है वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? ये जो PIB के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होते हैं वो एक आधिकारिक प्रवक्ता होते हैं। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो कौन होंगे? वो होंगे PIB के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होंगे। अब इनका काम देख लेते हैं कि जो PIB है उसका काम क्या होता है। उसका काम देखिए क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट्स प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम, इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट। तो इसका काम होता है जो सरकारी योजनाएं आ गई या जो नीतियां हो गई, या जो सरकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या जो नई पहल स्टार्ट हुई है, या जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उनकी सूचनाएं देना, उनकी सूचनाओं को उपलब्ध कराना ही काम है किसका? PIB का। तो इसको याद रखेंगे कि जो PIB के जो अभी नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? राजेश मल्होत्रा जी। आपने देखा होगा PIB की न्यूज़ हमेशा आप लोग देखते होंगे अपने करंट अफेयर में, हमेशा जो PIB को हमेशा प्रेफर किया जाता है ना। तो वहाँ की जो न्यूज़ होती है वो करंट इवेंट के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि PIB को फॉलो किया करिए, है। और ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, जो भी इसके प्लान्स है वो PIB पे ही आते हैं। आगे देखते हैं। तो ये अगला अपॉइंटमेंट है चेयरमैन ऑफ UPSC। चेयरमैन ऑफ UPSC। तो
यूपीएससी का देखिए फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। अब यूपीएससी का काम देख लेते हैं कि यूपीएससी का काम क्या कराते हैं, कि इसका काम जो है कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। मतलब क्या, जो भारत सरकार की या जो संघ की जो सेवाएं हैं उस पे जो भी जिन लोगों की नियुक्ति होती है उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। क्या मतलब हुआ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई या जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने का जो काम होता है वो यूपीएससी का होता है ना। उसके बाद देखिए जो यूपीएससी के थ्रू जो निकलते हैं वो ऑफिसर्स निकलते हैं, जैसे आईएफएस हो गया, आईएएस हो गया, आईईएस हो गया, और आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईआरटीएस हो गया। ऐसे कई सारे जो पोस्ट है इनके थ्रू एग्ज़ाम क्या करें, कंडक्ट कराते हैं, उनके थ्रू वो अपॉइंटमेंट होते हैं। और उसके बाद जो उनका जो अधिकारी जो नियुक्त होते हैं उनकी जो और भी चीज़ें होती हैं, उनका प्रोबेशन टाइम हो गया या जो रिटायरमेंट हो गया, वो सब देखने का काम क्या होता है, यूपीएससी का काम होता है। अब देखिए ये यूपीएससी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसको भी याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, ये इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। देखिए ये मंत्रालय डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत काम करता है, पीएमओ के अंतर्गत काम करता है, जो कि पीएम ही इस मंत्रालय को देखते हैं। इसको याद रखेंगे कि जो यूपीएससी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंडर काम करता है, जो कि पीएमओ डायरेक्ट उसको देखता है। अब यूपीएससी क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या मतलब है कि यूपीएससी का जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है इसका मेंशन। तो ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि क्या है, पार्ट 14 में इसका वर्णन किया गया है। जब संविधान का पार्ट 14 देखेंगे तो वो किसके बारे में बताता है, वो यूपीएससी के बारे में बताता है। और जो अनुच्छेद इसमें कवर किए गए हैं वो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के जो आर्टिकल है वो यूपीएससी कवर करता है वहाँ पे। इनका टर्म देख लेते हैं। जो इनके चेयरमैन है उनका टर्म 6 साल होता है, और एज ऑफ 65 ईयर्स, मतलब जो भी इनमें से पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए या 65 साल, वो व्यक्ति 65 साल पूरे कर ले। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो उनका टेन्योर या टर्म कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे। जो नए चेयरमैन यूपीएससी के बने हैं वो कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए अगला अपॉइंटमेंट है हमारा चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, दोनों, यानी कि चेयरमैन भी यही है और सीईओ भी यही है इंडियन रेलवे बोर्ड के, वो है अनिल कुमार लाहौती। कौन है, अनिल कुमार लाहौती। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें कि जो इसका जो चेयरमैन रहता है, जो इसका चेयरमैन होता है इंडियन रेलवे बोर्ड का, वो एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। वो भारतीय मंत्रालय का क्या होता है, ऑफिशियली क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल, मतलब पद के अनुसार ही। अगर किसी ने चेयरमैन इंडियन रेलवे बोर्ड का अगर जो चेयरमैन बन गया वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही पद पे रह करके वो दोनों काम करते हैं। वो इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे भी काम करेंगे, और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसके क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बन जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो ये किसके अंडर में है, कौन से कैबिनेट मिनिस्टर इन्हें देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी देख रहे हैं। जो अश्विनी वैष्णव जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन सी है, उड़ीसा। ये राज्यसभा के एमपी है, मतलब ये राज्यसभा की सीट से चुन के आए हैं, कहाँ से, उड़ीसा से। तो इसको याद रखिएगा। जो इनका संसदीय क्षेत्र है वो उड़ीसा है, और ये राज्यसभा से आए हैं अश्विनी वैष्णव जी। अभी देखिए उड़ीसा में हाल ही में अभी ट्रेन दुर्घटना भी हुई है, तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के उससे, तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट है सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के नए नियुक्त किए गए हैं, उनका क्या नाम है, वीवीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है, वीवीआर सुब्रमण्यम। अब देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म क्या है, नीति है इसमें, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए ये क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, है ना, तो उसमें क्या किया गया, उसमें प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को खत्म कर दिया गया।
देखिए इससे पहले क्या था कि आपने देखा होगा जब ये गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट जब आई 2014 में, तो उससे पहले तक जो यूपी की गवर्नमेंट थी या आज़ादी के टाइम तक जो वो तब क्या चलता था, तब प्लानिंग कमीशन चलता था, योजना आयोग चलता था। योजना आयोग की मीटिंग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और वो अभी तक चला था। लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी जी की सरकार आई, तब इन्होंने क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 में इसकी जगह योजना आयोग की जगह क्या लेके आ गए, वो नीति आयोग लेके आ गए। मतलब प्लानिंग कमीशन को उन्होंने खत्म कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग को लेके आ गए। अब इसको याद रखिएगा कि जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो कौन होंगे, वो पीएम ऑफ इंडिया होंगे। पीएम ऑफ इंडिया मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी पीएम होंगे, देखिए अभी पीएम कौन है, अभी पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन की बात करूँ तो वाइस चेयरमैन जो अभी है वो सुमन के बेरी है। कौन है, सुमन के बेरी। अब देखिए इसका काम क्या होता है, टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पे, राष्ट्रीय विकास की जो प्राथमिकताएं हैं या उसके जो क्षेत्र है या जो भी स्ट्रैटेजीज, एक तरह से कह सकते हैं जो रणनीतियां हैं जो कि राष्ट्रीय विकास में फायदा कर सकती हैं, उनके लिए क्या राज्यों के साथ मिलकर करके एक साझा दृष्टिकोण बनाना, एक साझा विजन शेयर करना। मतलब कुल मिला के ये बात है कि कुल मिला के सिंपल सी बात यह है कि जो देश के जो भारत के विकास के लिए जो भी प्राथमिकताएं हैं, जो भी उनके क्षेत्र है, जो भी रणनीतियां बनाई गई है, वो जो अलग अलग राज्यों की सरकार है उनके साथ मिलकर के एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना। देखिए क्या होता है कि सेंटर में जैसे एनडीए गवर्नमेंट है, लेकिन अलग अलग स्टेट में क्या होती है, अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि सेंटर अपनी तरफ खींचती है, अगर कोई डेवलपमेंट स्कीम सेंटर लेके आती है तो किसी स्टेट में क्या होता है, अगर दूसरी की सरकार है तो उसको जनरली क्या होता है कि अप्लाई नहीं होने देती या उसके बीच टांग अड़ाती है, तो ऐसा करती है कि उस चीज़ को नहीं अप्लाई होने देती। तो इसलिए क्या करता है, इसलिए क्या किया जाता है कि नीति आयोग का यही काम है कि जितने भी स्टेट हैं उसके जो मुख्यमंत्री है वो इसमें आते हैं और उनके साथ क्या होता है कि भारत के विकास के लिए जितनी भी जो नीतियां हैं उनको तैयार किया जाए और एक सबका शेयर्ड विजन तैयार करके उस चीज़ को अमल कराया जाए ताकि भारत के विकास में बाधा न उत्पन्न हो। इसको याद रखिएगा। तो जो नए सीईओ नीति आयोग के अभी बने हैं वो बने हैं BVR सुब्रमण्यम। आगे देखेंगे, देखिए अगला अपॉइंटमेंट है DG ऑफ GSI, DG ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI। देखिए GSI का क्या मतलब होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिंदी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक या भूगार्विक भी कह सकते हैं, भूगार्विक सर्वेक्षण के लिए जो अभी DG बने हैं वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। क्या नाम है, जनार्दन प्रसाद। इसको याद रखिएगा, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं नए। अब देखिए GSI का काम क्या होता है, देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक या भूगार्भिक सर्वेक्षण। तो कंडक्ट जियोलॉजिकल स्टडीज, मिनरल रिसोर्सेज असेसमेंट। तो इसका काम क्या है, जो भूगार्भिक अध्ययन है, पृथ्वी के नीचे का जो अध्ययन है वो करना, और जो खनिज संसाधन है, जो पृथ्वी के नीचे दबे खनिज संसाधन है उनका आकलन करना। ये किसका काम है, ये GSI का काम है। ठीक है, तो अभी जो इसके फिर DG बने हैं वो कौन बने हैं, जनार्दन प्रसाद बने हैं। इसको याद रखेंगे। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं। देखिए अगला अपॉइंटमेंट आपका लिखा हुआ है DG ऑफ NTA, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA। तो NTA का देखिए फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, NTA होता क्या है। तो NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। तो इसके जो नए DG बने हैं वो बने हैं सुबोध कुमार सिंह। कौन बने हैं, SK सिंह या सुबोध कुमार सिंह। अब देखिए NTA का काम क्या होता है, तो NTA का काम होता है टू कंडक्ट ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम लाइक JEE मेंस, NEET या नीट बोलेंगे या NET बोलेंगे, नेट। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो एक तरह से जो एग्ज़ाम होते हैं वो एक तरह से पारदर्शी हो या एक तरह से कुशल पूर्वक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्टैंडर्ड पे है, वैसे एग्ज़ामों को कंडक्ट कराना किसका काम है, NTA काम है। मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काम है। जैसे JEE एग्ज़ाम होता है, देखिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो IIT के लिए जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं, JEE एंट्रेंस होता है, वो कौन कराती है, NTA कराती है। उसी तरह कौन है, नीट हो गया आपका, ये हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है ना।
तो ये कौन कराती है? ये भी देखिए एनटी कराती है, या एक तरह से जो नेट हो गया, नेट का एग्ज़ाम हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो ये जितने भी एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी है वो भी कैसे? पारदर्शी तरीके से, और एक मानक पे एक स्टैंडर्ड हो उस पेपर का, उस एग्ज़ाम का। ये सब कुछ देख रेख, ये सब कुछ कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो एनटीए की होती है। तो इसके जो नए डीजी बने हैं वो कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह जी बने हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा अपॉइंटमेंट्स का यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। देखिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो पीडीएफ है मैं इसको अभी अपना टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है स्टडी इंजन ऑफिशियल, उसमें डाल दूंगा। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको एक नोट्स बना लीजिएगा, या उसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी, ताकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो टेलीग्राम का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उसको जा करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।